नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 11वीं विषय भूगोल अध्याय 9 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और याद रखने योग्य बातें लेकर उपस्थित हुआ हूँ। याद रखने योग्य बातें। सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर असमान रूप से पड़ती है, इसलिए हवाएं चलती हैं। दूसरा, वायु किसी समय और स्थान विशेष पर जो दबाव डालती है उसे वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है। इसकी इकाई मिलीबार है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए गर्मी अधिक होती है और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए उन स्थानों पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। चौथा, चक्रवात के मध्य में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि प्रति चक्रवात के मध्य में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। पांचवा, मानसून गर्मियों में समुद्र से होकर बहता है, जो समुद्री हवाओं से होकर आने के कारण से अत्यधिक मात्रा में उनमें जल वाष्प होते हैं, जिनसे वर्षा होती है। भारत में अधिकांश वर्षा इन्हीं दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला बिंदु, गर्मियों में चलने वाली शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। सातवां, व्यापारिक पवनें हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। उत्तर, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। यह एक मौसमी पवनें हैं। इनका आगमन भारत में जून माह में होता है। प्रश्न, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? व्यापारिक पवनें पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बहने वाली स्थायी और नियमित ग्रही पवनें हैं। ये पवनें उष्णोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर वर्ष भर एक ही दिशा में निरंतर प्रभावित होती रहती है। अगला प्रश्न, उच्च दाब और निम्न दाब क्या होता है? उत्तर, उच्च और निम्न दाब का संबंध पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के वजन या घनत्व से में अंतर से होता है। यह मौसम और जलवायु को निर्धारित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं। उच्च दाब। उच्च दाब वह स्थान होता है जहां वायुमंडलीय दाब अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। निम्न दाब। निम्न दाब वह स्थान होता है जहां वायुमंडलीय दाब अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। अगला प्रश्न है, जल समीर और थल समीर को समझाइए। उत्तर, जल समीर और थल समीर स्थानीय हवाएं हैं जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के दौरान जमीन और पानी के अलग अलग गर्म और ठंडे होने के कारण चलती है। यह प्रक्रिया संवहन ऊष्मा अंतरण विधि के कारण होती है। पहला, जल समीर, जिसे समुद्री समीर भी कहा जाता है। सूर्य के धूप में जमीन पानी की तुलना में बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है, क्योंकि ज़मीन की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, जिससे ज़मीन के ऊपर की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, जिससे ज़मीन का निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। समुद्र का पानी ज़मीन की तुलना में ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर की हवा ठंडी और घनी होती है, जिससे वहाँ वायु दाब उच्च होता है। परिणाम स्वरूप हमेशा हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, इसलिए समुद्र से ठंडी हवा जमीन की ओर बहने लगती है। इसी हवा को जल समीर कहा जाता है। थल समीर, जिसे स्थानीय समीर भी कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद जमीन पानी की तुलना में बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है। जमीन के ऊपर की हवा ठंडी हो जाती है, जिससे वहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। दूसरी ओर समुद्र का पानी दिन भर गर्मी के कारण देर से ठंडा होता है और अपेक्षाकृत कम पड़ता है, इसलिए समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे वहाँ निम्न दाब बनता है। परिणाम स्वरूप बार फिर हवा उच्च दाब जमीन से निम्न दाब समुद्र की ओर चलती है, इसलिए जमीन से ठंडी हवाएं समुद्र की ओर बहने लगती है। इसी हवा को थल समीर कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी स्थान का वायुदाब किन तत्वों पर निर्भर करता है? उत्तर, किसी स्थान का वायुदाब मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। पहला, ऊंचाई। वायुदाब ऊंचाई के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे हम ऊपर जाते हैं,
हवा की परत पतली होती जाती है और इसका घनत्व कम हो जाता है, जिससे वायुदाब कम हो जाता है। दूसरा, तापमान। तापमान और वायुदाब के बीच विपरीत संबंध होता है। जब हवा गर्म होती है तो वह ऊपर उठती है, जिससे उस क्षेत्र में निम्न वायुदाब बनता है। जब हवा ठंडी होती है तो वह सिकुड़ती है और भारी हो जाती है और नीचे बैठती है, जिससे उस क्षेत्र का में उच्च वायुदाब बनता है। अगला बिंदु, आर्द्रता या जलवाष्प की मात्रा। नम हवा, जिसे जलवाष्प होती है, शुष्क हवा की तुलना में कम घनी होती है, क्योंकि पानी जो H2O हाइड्रोजन और पानी के आणविक भार से बनता है, औसत शुष्क हवा के आणविक भार से कम होता है। इसलिए जिन स्थानों पर आर्द्रता अधिक होती है वहाँ वायुदाब कम होता है। चौथा, पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी के घूर्णन के कारण से उत्पन्न कोरियोलिस बल पवनों के प्रवाह को जोड़ता है और वैश्विक दाब पेटियों के निर्माण में योगदान देता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात क्या होता है, समझाइए। उत्तर, चक्रवात और प्रतिचक्रवात वायुमंडलीय परिसंचरण की महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं जो एक दूसरे के विपरीत काम करती है और अलग अलग मौसम लाती है। मुख्य अंतर इनके केंद्र में वायुदाब और हवाओं की दिशा है। चक्रवात। चक्रवात एक निम्न दाब का क्षेत्र है। इसके केंद्र में वायुमंडलीय दाब कम होता है और बाहर की ओर जाने पर दबाव बढ़ता जाता है। हवाएं बाहर से कम दाब वाले क्षेत्र केंद्र की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं वामवर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। ऊपर उठने वाली गर्म ठंडी हवा होकर बादल बनाती है, जिससे आमतौर पर तूफानी मौसम, बादल छाए रहना, तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है। प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात एक उच्च दाब का क्षेत्र है। यह चक्रवात के ठीक विपरीत होता है। इसमें केंद्र में वायुमंडलीय दाब बहुत अधिक होता है और बाहर की ओर दाब कम होता जाता है। हवाएं उच्च दाब वाले केंद्र से बाहर की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। दक्षिण गोलार्ध में हवाएं वामवर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। नीचे उत्तरी हवा शुष्क होती जाती है और इसकी नमी कम होती जाती है, जिससे आमतौर पर मौसम साफ, शांत, शुष्क होता है और आसमान भी साफ रहता है। संक्षेप में, चक्रवात खराब मौसम, तूफान, बारिश लाता है क्योंकि हवा ऊपर की ओर उठती है, जबकि प्रतिचक्रवात साफ और स्थिर मौसम लाता है क्योंकि हवाएं नीचे की ओर उतरती है। अगला प्रश्न है, मानसूनी पवनों की विशेषता लिखिए। भारतीय कृषि पर मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर, मानसूनी पवन ऐसी मौसमी हवाएं हैं जो साल के समय में अनुसार दिशा बदलती रहती है। यह मुख्य रूप से भूमि और समुद्र के बीच तापमान के अंतर से उत्पन्न होती है, जिससे हवा के पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। भारत के संदर्भ में ये हवाएं हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से आती है और भारी वर्षा लाती है। मानसूनी पवनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मौसमी दिशा परिवर्तन। ये हवाएं गर्मियों में समुद्र से जमीन की ओर और सर्दियों में जमीन से समुद्र की ओर बहती है। गर्मियों का मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून नम होता है, जबकि सर्दियों का मानसून उत्तर पूर्वी शुष्क होता है। दूसरा, अनिश्चितताएं। मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय अक्सर अप्रत्याशित और अनिश्चित होते हैं। कभी कभी बहुत अधिक बारिश से बाढ़ आ जाती है तो कभी कभी कम बारिश से सूखे की स्थिति भी बन जाती है। तीसरा, वितरण में असमानता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा की मात्रा भिन्नता होती है। मेघालय के चेरापूंजी में जहां सबसे अधिक वर्षा होती है तो अन्य क्षेत्रों में वर्षा कम मात्रा में होती है। भारतीय कृषि पर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव। दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय कृषि की जीवन रेखा है और यह देश की कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक प्रभाव पड़ता है। पहला, सिंचाई का प्रमुख स्रोत। भारत की अधिकांश वार्षिक वर्षा लगभग 75% इसी मानसून से होती है। यह बारिश सिंचाई के लिए पानी का मुख्य स्रोत है, जिससे कुएं, नदियां, झीलें और बांध भर जाते हैं और भूजल स्तर रिचार्ज होता है। दूसरा, खरीफ फसलों के लिए महत्वपूर्ण। धान, चावल, दाल, कपास और मक्का जैसी खरीफ फसलें मुख्य रूप से इसी मौसम में बोई जाती है। समय पर और पर्याप्त वर्षा इन फसलों के सफल अंकुरण और विकास के लिए अति आवश्यक होती है। तीसरा, आर्थिक समृद्धि का कारक।
एक अच्छा मानसून कृषि उत्पादकता को बढ़ा देता है और जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि होती है और देश के समग्र आर्थिक वृद्धि को बल मिलता है। चौथा, खाद्य सुरक्षा। पर्याप्त मानसूनी बारिश खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करती है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है। खराब मानसून की स्थिति में खाद्य पदार्थों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न, पवनों की दिशा व विवेक को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में वर्णन करिए। पवनों की दिशा और वेग को मुख्य रूप से 3 बल प्रभावित करते हैं। पहला, दाब प्रवणता बल। यह पवन की गति का मुख्य कारण है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब वाले वायु क्षेत्र की ओर चलती है। दाब में अंतर जितना अधिक होगा, हवा उतनी ही तेज चलेगी। हवा की दिशा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। कोरियोलिस बल। यह बल मुख्य रूप से पवन की दिशा को प्रभावित करता है, गति को नहीं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण यह बल उत्पन्न होता है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपनी मूल दिशा से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित या मुड़ जाती है। घर्षण बल। यह बल पृथ्वी की सतह के पास सबसे अधिक होता है और हवा की गति को कम कर देता है। समुद्र की सतह पर घर्षण बल कम होता है, जबकि भूमि पर विशेष रूप से पहाड़ों, जंगलों और असमान इलाकों में यह अधिक होता है, जिससे सतह में निकट हवा की दिशा में परिवर्तन होता है। इनके अलावा स्थानीय स्थलाकृति जैसे पहाड़ और घाटियाँ भी स्थानीय स्तर पर पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। धन्यवाद दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए। समय समय पे हमारे द्वारा इन वीडियो के माध्यम से विषय संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाती है। आगामी परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।